हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंदर वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इनके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं। और परियोजनाओं के अंदर सबसे पहली परियोजना आती है हमारी कौन सी? बाघ परियोजना। परियोजना पहली कौन सी है? तो बाघ परियोजना। बात करें इसकी शुरुआत और उद्देश्य की, तो 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई यह परियोजना हमारे विश्व के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों से एक मानी जाती है। कौन सी? बाघ परियोजना। कब से शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1973 से शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था केवल बाघों को बचाना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम को बचाना था। क्यों? क्योंकि बाघ क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पे मतलब एपेक्स पे होते हैं। तो आप इसे याद रखें, बाघ क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला के शीर्ष मतलब एपेक्स प्रेडेटर होते हैं। इसका मतलब बाघ बचेगा तभी जंगल बच पाएगा। बात करें परियोजना की, तो पहली बाघ परियोजना कौन सी थी? तो भारत के अंदर पहली बाघ परियोजना की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे कहा उत्तराखंड में है। तो इसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। चित्र में आप देख सकते हो 50 साल से ऊपर हो गए हैं हमारे बाघ परियोजनाओं के। तो बाघ का चित्र देख सकते हो। कैलाश सांकला की बात करें, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो जोधपुर में जन्मे श्री कैलाश सांकला भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे, आईएफएस के अधिकारी थे। और वे प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक बने थे। किसके? प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक बने थे। और उन्हीं के प्रयासों से भारत में बाघों की शिकार पर प्रतिबंध लगा और हमारे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। बात करें हमारे राजस्थान की, तो टाइगर मैन ऑफ राजस्थान किन्हें कहा जाता है? तो फतेह सिंह राठौड़। आप इसे याद रखेंगे, फतेह सिंह राठौड़ को हमारा टाइगर मैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। उन्हें रणथंभौर को उन्होंने क्या किया? रणथंभौर को एक विश्व स्तरीय टाइगर रिजर्व बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उन्होंने क्या किया? रणथंभौर को एक विश्व स्तरीय टाइगर रिजर्व बनाने में अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया था। अब हम देखेंगे बाघों की स्थिति। किसकी बात करेंगे? बाघों की स्थिति की बात करें राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की स्थिति क्या है? तो एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अथॉरिटी का नाम क्या है? एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रबंधन अब किसके द्वारा किया जाता है? एनटीसीए के द्वारा किया जाता है, जिसका गठन कब किया गया था? 2005 में। तो एनटीसीए का गठन कब किया गया? हमारे 2005 में इसका गठन किया गया। और ये हमारे पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, मतलब स्टेटरी बॉडी है। किसके अधीन काम करती है? पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में कुल हमारे 58 टाइगर रिजर्व, कितने? 58 टाइगर रिजर्व है। बात करें टाइगर स्टेट की, तो मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को हमारा टाइगर रिजर्व टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम भारत में सबसे ज्यादा बाघ 2022 की गणना के अनुसार देखें तो 785 बाघ है एक ही स्टेट के अंदर। इसी वजह से हमारे मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। बात करें सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। जो साइज की बात कर रहे हैं, तो साइज में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बात करें नंदन कानन की, ये हमारे कहाँ? उड़ीसा के अंदर। तो ये चिड़ियाघर सफेद बाघों के लिए के प्रजनन और संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके? सफेद बाघों के, जो व्हाइट टाइगर्स है, उनके हमारे प्रजनन और संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? नंदन कानन, जो क्या है? एक चिड़ियाघर है। कहाँ पे? उड़ीसा में। बात करें बाघों की, तो भारत में बाघों की संख्या अब कितनी? 3167 से ज्यादा हो गई है। 2022 की जो वन बाघ गणना थी, उसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में कुल बाघों की अनुमानित संख्या कितनी? 3682 मतलब 3682 हो गई है। किसके अनुसार? 2022 की गणना के अनुसार। जो विश्व के कुल जंगली बाघों का लगभग 75%, आप इसे याद रखें, कितने? 75% हमारे केवल बाघ कहाँ? भारत के अंदर है। अब हम राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान के निवासी होने के नाते हमें राजस्थान की बाघ परियोजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो राजस्थान में वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व, कितने? 5 टाइगर रिजर्व है, जो परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहले टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1973 में बना था रणथंभौर टाइगर रिजर्व। या रणथंभौर बाघ परियोजना की बात करें, इसका महत्व की बात करें, तो ये राजस्थान का पहला और सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। क्या हमारे जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमारे 1973 में हुई थी, तो उस समय 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। उनमें से एक हमारे कौन सा था? रणथंभौर बाघ परियोजना। बात करें इसकी विशेषता की, तो हमारा अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पे है। ये हमारे कहाँ? अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पे है। और इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। जो रणथंभौर बाघ परियोजना है, इसे हम क्या बोलते हैं? भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं। और ये अपनी जो बाघिन है, जिसका नाम है मछली, तो दुनिया के सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाली बाघिन है, जिसकी सबसे ज्यादा फोटो खींची गई है, तो उसका नाम क्या था? बाघिन मछली। तो उसके लिए भी जाना जाता है।
जिलों की बात करें तो हमारे सवाईमाधोपुर इसका मुख्य केंद्र है, मतलब रणथंभौर बाघ परियोजना में सवाईमाधोपुर तो मुख्य रूप से आता है, लेकिन पास के जो हमारे करौली, बूंदी और टोंक, ये भी हमारे इसके विस्तार क्षेत्र में आते हैं। पहला बाघ परियोजना कौन सी हमारी रणथंभौर बाघ परियोजना। दूसरी आती है हमारे कौन सी सरिस्का बाघ परियोजना। इसकी शुरुआत हमारे कब की गई थी 1978 में। इतिहास की बात करें तो ये कभी अलवर के महाराजाओं का शिकारगाह हुआ करता था, कौन सा सरिस्का बाघ परियोजना। तो 2004-5 में यहाँ से बाघ पूरी तरह से खत्म हो गए थे। कब 2004-5 में आके देखें तो यहाँ क्या है हमारे बाघ पूरी तरह से खत्म हो गए थे, जबकि ये टाइगर रिजर्व के रूप में हमारे 1978 में ही अधिसूचित कर दिया गया था। इसी वजह से टाइगर रिलोकेशन किया गया, मतलब बाघों का पुनर्वास किया गया। तो दुनिया का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां बाघों को हेलीकॉप्टर के जरिए सफलतापूर्वक रिलोकेट किया गया था। और वो कहाँ से लाए गए थे, रणथंभौर से लाए गए थे हमारे जो बाघ हमारे सरिस्का के अंदर जिनको रिलोकेट किया गया था। अन्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ हरे कबूतर पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं, हरे कबूतर पाए जाते हैं। जिले की बात करें तो अलवर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड, इन जिलों के अंदर हमारे सरिस्का बाघ परियोजना पाई जाती है। बात करें तीसरी, तीसरा आता हमारा कौन सा मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना। तीसरी की बात करें, तीसरी कौन सी मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, जिसकी शुरुआत हमारे कब की गई थी 2013 में। बात करें इसके गठन की तो ये हमारे हाड़ौती क्षेत्र जो कोटा संभाग है उसका टाइगर रिजर्व है। तो कोटा संभाग में जो हाड़ौती क्षेत्र है उसका हमारा टाइगर रिजर्व है। और इसे हमारे दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, चंबल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और जमार सागर अभ्यारण्य, इनके कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था। किस किस को, हमारे दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और जमार सागर अभ्यारण्य, इनके कुछ हिस्सों को मिला के बनाया गया है। बात करें इसकी विशेषता की तो हमारे गागरोनी तोते जिन्हें हीरामन तोता भी कहते हैं, जो गागरोनी तोते होते हैं जिन्हें हीरामन तोता भी कहा जाता है, जो हमारे इंसानों को जैसे की जैसी आवाज निकालते हैं, वैसी की वैसी आवाज निकालते हैं जैसे इंसान निकालते हैं, इसलिए इन्हें हीरामन तोता भी कहते हैं। और घड़ियालों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हमारे ये, आप इसे याद रखेंगे। बात करें किन किन जिलों में ये फैला हुआ है तो हमारे कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कौन कौन से कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, इनमें हमारी ये टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। चौथा आता है हमारा कौन सा रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना। कौन सी रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना की बात करें तो इसको अधिसूचित किया गया था 2022 में। अधिसूचित का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेट नोटिफाई किया गया है। बात करें कड़ी की तो ये क्या है, एक कॉरिडोर है। ये क्या है, कॉरिडोर है। किस किस के बीच का कॉरिडोर है, ये हमारा रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। क्या रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स जो हमने ऊपर दो देखे, तो रणथंभौर तुम्हारे उत्तर पूर्व में, मुकुंदरा हिल्स दक्षिण में। इन दोनों टाइगर रिजर्व के बीच में एक महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर के रूप में काम करेगा कौन सा, रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना, जिसको हमारे 2022 में अधिसूचित किया गया था। बात करें इसकी विशेषता की तो बाघों के अलावा ये अजगरों की शरण स्थली है। किसकी, अजगरों की, पाइथन पॉइंट के रूप में हमारे अजगरों की शरण स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। बात करिए है कहाँ तो मुख्य रूप से बूंदी में, कुछ हिस्सा हमारे कहाँ कोटा में है। अगला हमारा टाइगर रिजर्व आता है कौन सा, धौलपुर करौली बाघ परियोजना। कौन सी, धौलपुर करौली बाघ परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान का 5वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। आप इसकी बात करें तो रामगढ़ को 52वां, धौलपुर को 54वां लिखा है, जबकि रानीपुर 53वां है। आप इसे याद रखेंगे। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, चंबल नदी के किनारे स्थित जो बीहड़ क्षेत्र है वहां पाया जाता है हमारा धौलपुर करौली बाघ परियोजना। क्या हमारे कहाँ है, चंबल नदी के किनारे बीहड़ क्षेत्र में हमारी ये परियोजना है, जो इसे बाघों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक आवास बनाती है। जो हमारे क्या बाघों के लिए एक बेहतरीन क्या प्राकृतिक आवास बनाती है। बात करें इसके जिले की तो धौलपुर करौली में हमारी ये जो बाघ परियोजना है ये फैली हुई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पांचवा हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा था, धौलपुर करौली बाघ परियोजना। ये बात करें हमारे 54वां टाइगर रिजर्व है। 52वां हमारे क्या रामगढ़ वाला था। त्रे 53वां हमारा रानीपुर है। 54वां हमारा क्या धौलपुर, आप इसे याद रखेंगे कि रामगढ़ वाला हमारा क्या 52वां है, धौलपुर वाला 54वां और हमारा रानीपुर 53वां है। आप इसे याद रखेंगे। तो रामगढ़ वाला हमारा पीछे रह गया था, जो हमारा कौन सा नंबर का था, रामगढ़ वाला 52वां था। अब देखेंगे हमारे आगामी प्रस्तावित परियोजना, मतलब जो नया टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी की जा रही है। तो कुंभल का टाइगर रिजर्व की तो एनटीसीए ने इसे सैद्धांतिक रूप से तो मंजूरी दे दी है और ये हमारे अरावली पर्वतमाला में स्थित होगा। मुख्य रूप से हमारे राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों को कवर करेगा। और इसके बनने के बाद राजस्थान में बाघों के आवास का एक नया और एक बड़ा क्षेत्र, मतलब पश्चिमी अरावली, विकसित किया जाएगा। तो इस तरह में टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में तो देख लिया। अगला प्रोजेक्ट आता है हमारा कौन सा, हाथी परियोजना। कौन सी आती है हमारी हाथी परियोजना की बात करें, प्रोजेक्ट एलिफेंट। चाहे एलिफेंट को तो आपने वैसे ही देखा होगा। बात करें शुरुआत और स्थान की बात करें तो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा 1992 में ये केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी, जिसकी शुरुआत हमारे झारखंड के सिंहभूमि जिले से हुई थी। कहाँ से, झारखंड के सिंहभूमि जिले से हमारी इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी, प्रोजेक्ट एलिफेंट की, यह हाथी परियोजना की। बात करें इसकी तो इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य का था, चित्र में आप हाथी देख सकते हो।
तो हाथियों को उनके आवास और उनके गलियारों की रक्षा करना, हाथियों को और उनके आवास और उनके जो गलियारे हैं, कॉरिडोर्स है, उनकी रक्षा करना इसका उद्देश्य था। मानव हाथी संघर्ष मतलब ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कम करना और उनसे निपटना था। और पालतू हाथियों का कल्याण सुनिश्चित करना था, जो हमारे क्या है हाथी गांव जयपुर के अंदर है। तो इसी प्रकार हाथियों को जो हेरिटेज के रूप में या ट्रांसफर के रूप में काम में लेते हैं, जिसके लिए क्या हाथियों को पाला जाता है। तो पालतू जो हाथी है उनका कल्याण सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य था। बात करें राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें नेशनल हेरिटेज एनिमल की, इसकी घोषणा कब की गई? तो 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। बात करें महत्व की, तो ये दर्जा हाथी को वही सुरक्षा और सम्मान प्रदान करता है जो हमारे बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में प्राप्त है। और एक कदम क्या हाथियों के संरक्षण के लिए, ये कदम है ना हमारे हाथियों के संरक्षण के लिए एक बहुत ही बड़ा नीतिगत निर्णय था। जलीय जीव से तुलना की बात करें तो जलीय जीव से तुलना की बात करें तो स्थलीय जीव में हाथी विरासत पशु है, जबकि 2009 में गंगा डॉल्फिन को, जो हमारे डॉल्फिन गंगा रिवर डॉल्फिन है, इनको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। बात करें भारत में हाथियों की क्या स्थिति है, राज्यवार वितरण की बात करें तो भारत में एशियाई हाथियों की कुल वैश्विक आबादी का लगभग 60% ज्यादा हिस्सा पाया जाता है। कहाँ? केवल भारत के अंदर। और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हर 5 साल में हाथियों की गणना की जाती है। अंतिम गणना हमारे कब की गई थी? 2017 में। उसके बाद कोई आंकड़े नहीं आए हाथियों के। बात करें टॉप के 3 हाथी आबादी वाले कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हाथी की बात करें तो कर्नाटक में हाथी की अनुमानित संख्या हमारे 6049, जो सबसे ज्यादा है। और हाँ, मुख्य हाथी रिजर्व कहाँ? कर्नाटक में मैसूर, बांदीपुर, नागरहोल, ये हमारे हाथी रिजर्व है कहाँ के? कर्नाटक के। उसके बाद नंबर आता है असम का। असम में हमारे 5719 हाथी है। बात करें कौन कौन से हमारे हाथी रिजर्व है, हमारे काजीरंगा, मानस और चिरांग रिपू, ये हमारे क्या मुख्य हाथी रिजर्व है। केरल की बात करें 3054 अनुमानित हाथी है। और वायनाड, पेरियार और अनामुड़ी, उनको से वायनाड, पेरियार, अनामुड़ी, ये हमारे टॉप के हाथी रिजर्व है। बात करें इन 3 राज्यों के अलावा तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, इनमें भी हाथियों की बड़ी आबादी पाई जाती है, लेकिन हमें टॉप के पता होना चाहिए कौन कौन से, कर्नाटक, असम और केरल। बात करें हाथी रिजर्व की और गलियारों की बात करें, जो हमारे एलिफेंट रिजर्व और हमारे कॉरिडोर्स की बात करें तो वर्तमान में भारत के 14 से 16 राज्यों में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं, स्थापित किए जा चुके हैं। बात करें हमारे टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर क्या एलिफेंट रिजर्व कितने बनाए जा चुके हैं? 33। भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व कौन सा था? उत्तर प्रदेश का तराई एलिफेंट रिजर्व। कौन सा? तराई एलिफेंट रिजर्व हमारा लेटेस्ट है, तो कौन सा? 33वां है। हाथी गलियारे की बात करें एलिफेंट कॉरिडोर की, तो हाथी बहुत अधिक यात्रा करने वाले जानवर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह वह काफी ज्यादा जाते हैं। वे भोजन और पानी की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल में भी चले जाते हैं। और इन जंगलों को जोड़ने वाले जो सकरे रास्ते होते हैं उनको एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है। वर्तमान में देखें तो 150 से ज्यादा ऐसे गलियारों की पहचान की जा चुकी है, जिनसे हमारे हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते हैं। फिर एक कार्यक्रम आता है हमारा हाथियों से संबंधित एक कार्यक्रम है जिसका नाम माइक कार्यक्रम। तो हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए, किसके लिए? हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए जो हमारी साइट संस्था है, संस्था का पूरा नाम क्या? वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, इसके द्वारा माइक मतलब मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? साइट्स के द्वारा हमारे माइक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और भारत में भी माइक्स, कई माइक साइट है, जैसे हमारे असम में चिरांग रिपू, अरुणाचल में देवमाली, तो हमारे क्या माइक साइट तय की गई किसके द्वारा? साइट्स के द्वारा। आप इसे याद रखेंगे। तो 2 प्रोजेक्ट के बारे में हमने देख लिया। तीसरा प्रोजेक्ट अपना कौन सा? रेड पांडा प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट रेड पांडा की बात करें। ये परियोजना हमारे सन 1996 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? हिमालय की ऊंचाई वाले जंगलों में तेजी से कम हो रहे जो हमारा रेड पांडा है उसको बचाना था और उनके प्राकृतिक आवास को सुनिश्चित करना था। उनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन की सुविधाएं देना था। क्या? उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रजनन मतलब ब्रीडिंग की सुविधाएं देना था। चित्र में आप रेड पांडा देख सकते हो। मुख्य भागीदार की बात करें इस परियोजना की, तो इससे हमारे WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के आर्थिक और तकनीकी सहयोग से शुरू किया गया है। किसके द्वारा? हमारे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के आर्थिक और तकनीकी सहयोग से शुरू किया गया है। बात करें उद्गम स्थल की, तो इस परियोजना की शुरुआत हमारे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, कहा? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित जो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, हमारे पश्चिम बंगाल का पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, वहां से इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। एक खास बात देखें तो ये पार्क भारत में रेड पांडा और स्नो लेपर्ड दोनों के कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन दोनों जीवों के लिए, एक तुम्हारा रेड पांडा और एक स्नो लेपर्ड जिसे हिम तेंदुआ भी कहते हैं, आगे आएगा इसका भी संरक्षण। तो इनके कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम मतलब संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कौन सा? हमारे
पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। बात करें इसकी पारिस्थितिक विशेषताओं की, किसकी पारिस्थितिक विशेषताओं की बात करें तो आहार में क्या खाता है, तो हालांकि रेड पांडा का शारीरिक ढांचा एक मांसाहारी जीव जैसा लगता है, लेकिन अनुकूलन की वजह से पूरी तरह से शाकाहारी बन चुका है। मतलब शरीर तो उसका ऐसा लगता है जैसे कोई मांसाहारी जीव, मतलब कार्निवोरस है, लेकिन अनुकूलन की वजह से वो क्या पूरी तरह से शाकाहारी बन गया है। और इसका मुख्य भोजन क्या है, बांस की पत्तियां, टहनियां और कोपले हैं। तो इसका मुख्य भोजन क्या है, बांस की टहनियां, पत्तियां और कोपले हैं। बात करें खतरे की, क्यों, क्योंकि पूरी तरह से बांस पर निर्भर है, इसलिए कि वनों की कटाई से बांस के जंगल खत्म हो रहे हैं। क्या अनियंत्रित कटाई की वजह से क्या हो रहा है, बांस के जंगल खत्म हो रहे हैं। इसके अस्तित्व पर ये सबसे बड़ा खतरा है। क्यों, क्योंकि खाने में क्या खाता है, बांस ही खाता है, और बांस के जंगल खत्म हो रहे हैं, इसलिए इसकी भी खत्म होने की संभावना बढ़ रही है। बात करें इसे पहचाने कैसे, जो रेड पांडा है इसकी पहचान की बात करें तो भालू या विशाल पांडा की प्रजाति नहीं है। ये हमारे भालू या फिर विशाल पांडा की प्रजाति का नहीं है। ये अपने आप में एक अलग परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य है, मतलब एक अलग ही प्रकार की प्रजाति है। इसके लाल भूरे बाल, लंबी झब्बेदार पूंछ इसे ठंड से बचाती है। क्या है हमारी, इसके लाल भूरे बाल और लंबी झब्बेदार पूंछ है, इसे ठंड से बचाती है। बात करें भारत में इसके भौगोलिक वितरण की, तो रेड पांडा क्या भारत में केवल हिमालय के पूर्वी हिस्से, कहाँ, हिमालय के केवल पूर्वी हिस्से, जैसे हमारे शीतोष्ण और टेम्परेट जंगल है वहां पे पाया जाता है कौन सा, रेड पांडा। और ये भारत के 4 राज्यों में मिलता है, कितने, भारत के 4 राज्यों में मिलता है। कौन कौन से, सबसे ज्यादा हमारे कहाँ, सिक्किम में। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का ये राजकीय पशु है, मतलब स्टेट एनिमल बनाया गया किसे, रेड पांडा को, आप इसे याद रखेंगे। रेड पांडा हमारे सिक्किम का राजकीय पशु है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल केवल उत्तरी भाग जो दार्जिलिंग और कोलिम्पोन है, तो आप इसे याद रखेंगे, दार्जिलिंग और कोलिम्पोन के ऊंचाई वाले जो जंगल है वहां पे पाया जाता है, आप इसे याद रखिए। और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है, तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान रेड पांडा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान हमारे क्या रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ के नामदफा और अन्य जो हिमालयी जंगल है वहां पे रेड पांडा पाया जाता है। मेघालय की बात करें तो कुछ विशेष ऊंचाई वाले क्षेत्र है, क्या, कुछ विशेष ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हमारे मेघालय में रेड पांडा पाया जाता है। बात करें भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार और दक्षिण पश्चिमी चीन में भी हमारा रेड पांडा पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और दक्षिणी पश्चिमी चीन में भी हमारा रेड पांडा पाया जाता है। अब कुछ खास तथ्य देख लेते हैं रेड पांडा से संबंधित। बात करें इसके आयुसीन स्थिति की, तो रेड पांडा को आयुसीन की रेड लिस्ट में हमारे संकटग्रस्त मतलब एंडेजर्ड श्रेणी में रखा गया है। क्यों, क्योंकि इसकी आबादी तेजी से घट रही है और पूरे विश्व में देखें तो 10,000 से कम रेड पांडा बचे हैं। साइट्स की बात करें तो इस साइट्स का परिशिष्ट वन में रखा गया है, किसमें, साइट्स की परिशिष्ट वन में रखा गया है, जिसका मतलब है कि इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता है। शिकार के कारणों की बात करें तो इसके खूबसूरत लाल फर मतलब बालों और पूंछ की वजह से इस अवैध रूप से इसका शिकार किया जाता है। किस वजह से, इसके जो लाल फर है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, और पूंछ की वजह से हमारे क्या, इसका अवैध रूप से शिकार किया जाता है। अगली परियोजना आती है हमारी कौन सी, हिम तेंदुआ परियोजना। कौन सी, हिम तेंदुआ परियोजना की बात करें, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की। तो ये परियोजना हमारे जनवरी 2009 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा, पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी जनवरी 2009 में। बात करें इस परियोजना के उद्देश्य की, तो हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, चित्र में आप क्या हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड देख सकते हैं। तो हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिम तेंदुए और उसके शिकार मतलब जंगली भेड़, आइबेक्स, ब्लू शिप, इनका संरक्षण करना। क्यों, क्योंकि हिम तेंदुआ तभी रहेगा जब उनका शिकार रहेगा। और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य स्थानीय समुदाय जो लोकल कम्युनिटीज है उनकी भागीदारी के साथ वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें पारिस्थितिक विशेषताओं की, इकोलॉजिकल हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पारिस्थितिकी विशेषताओं की, तो इसे उपनाम की बात करें तो हमारे जो स्नो लेपर्ड है तो इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, मतलब गोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। और ये जीव कैसा है, बहुत ही ज्यादा शर्मिला है। ये जीव कैसा है, बहुत ज्यादा शर्मिला है। इसके फर पर स्लेटी सफेद रंग, क्या इसके फर का स्लेटी सफेद रंग इसे बर्फ और चट्टानों में पूरी तरह से छिपा देता है, मतलब इसे कैमोफ्लेज जैसी विशेषता देता है, तो इसे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल बनाता है। चित्र में भी आप देख सकते हो कि स्नो लेपर्ड किस तरह का दिखता है, कि यदि पत्थरों में छिप जाए तो दूर से नहीं दिखेगा ये। फिर आवास की बात करें तो मुख्य रूप से हमारे 3,000 से 4,500 मीटर की ऊंचाई वाले तो बर्फीले और पथरीले क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारे एल्पाइन और सब एल्पाइन वाले क्षेत्र हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं जहाँ पे हमारे पेड़ नहीं उगते हैं, मतलब ट्री लाइन के ऊपर पाए जाते हैं ये हमारे स्नो लेपर्ड्स। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है और ट्रेड लाइन ऊपर की तरफ खिसक रही है, हिम तेंदुओं का प्राकृतिक आवास सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि हिम तेंदुए ज्यादा ऊपर भी नहीं जा सकते
और हमारे जैसे जैसे ट्री लाइन ऊपर भी आ रही है, तो इसलिए हमारे स्नो लेपर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। बात करें भारत में भौगोलिक वितरण की, भारत में कैसे पाया जाता है, तो हिम तेंदुआ भारत में मुख्य रूप से 5 हिमालयी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पाया जाता है। जिसमें बात करें, पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस नेशनल पार्क है, हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी मानी जाती है, और ये लद्दाख का क्या राष्ट्रीय पशु है। कहाँ का? लद्दाख का राजकीय पशु हमारा क्या? हमारे हिम तेंदुआ। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो स्पीति घाटी और पिनवेली नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। किसमें? स्पीति घाटी और पिनवेली नेशनल पार्क में पाया जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पशु है। हिम तेंदुआ क्या हमारे हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पशु है। उत्तराखंड की बात करें, तो गंगोत्री और नंदा देवी नेशनल पार्क का ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? उत्तराखंड के गंगोत्री और नंदा देवी जो नेशनल पार्क है, इसका ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है। सिक्किम की बात करें, तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में ये पाया जाता है। कहाँ? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में ये पाया जाता है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो राज्य की अत्यधिक ऊंचाई वाले जो पश्चिमी और मध्य भाग है, वहां पे ये हिम तेंदुआ पाया जाता है। बात करें इनसे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की, बात करें तो देश का पहला संरक्षण केंद्र की बात करें, तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया था? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जो भैरव घाटी है, उसमें नीदरलैंड के सहयोग से बनाया गया है। आप इसे याद रखें, किसके सहयोग से? नीदरलैंड के सहयोग से बनाया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी मतलब भैरव घाटी में। आप इसे याद रखेंगे। ये क्या हमारे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। बात करें सिक्योर हिमालय की, तो सिक्योर हिमालय की बात करें, तो ये हमारे हिम तेंदुए और उनके संरक्षण के क्या हिम तेंदुए और उनके आवास के संरक्षण के लिए भारत सरकार और यूएनडीपी, इसके द्वारा भारत सरकार यूएनडीपी मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा चलाई गई एक प्रमुख जीईएफ मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी मतलब वैश्विक पर्यावरण सुविधा परियोजना। आपसे याद करें कौन सी? सिक्योर हिमालय। ये हमारे हिम तेंदुए और उनके आवास के संरक्षण के लिए चलाई गई है। किनके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा और यूएनडीपी के द्वारा। फिर बिश्केक घोषणा की बात करें, किसकी? बिश्केक घोषणा या बिश्केक डिक्लेरेशन 2013 की बात करें, तो ये हमारे हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए 12 देश का एक वैश्विक समझौता है। कितने? 12 देशों का एक वैश्विक समझौता है। 12 देश कौन से हैं? जहाँ पे हिम तेंदुए पाए जाते हैं। और इसी के तहत हमारे GSLEP मतलब ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रोग्राम की बात करें कौन सा? GSLEP मतलब ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्लान प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है। किसके तहत? हमारे बिश्केक घोषणा के तहत, जो हमारे 2013 में की गई थी। इसमें और कितने देश हैं? 12 देश है। बात करें IUCN स्थिति की, इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य मतलब वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। पहले ये हमारे संकटग्रस्त मतलब एंडेजर्ड श्रेणी में था, लेकिन अब इसे सुभेद्य वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। लेकिन 2017 में इसकी स्थिति में सुधार हुआ, इसी वजह से इसे वल्नरेबल की श्रेणी में डाला गया है। अगला प्रोजेक्ट आता है हमारा कौन सा? प्रोजेक्ट गोडाउन। प्रोजेक्ट गोडाउन की बात करें, तो गोडाउन का चित्र आप देख रहे हैं। बात करें प्रोजेक्ट गोडाउन कब शुरू किया गया था? 5 जून 2013 को। कब? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे। कब? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। आपसे याद रखेंगे। स्थान की बात करें, तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर राजस्थान का, यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य की बात करें, तो विलुप्त होने के कगार पर खड़े जो गोडाउन पक्षी है उसके प्राकृतिक आवास मतलब जो घास के मैदान है, आपसे याद रखेंगे कौन सी घास है? सेवण घास। तो सेवण घास के मैदान को बचाना है और कृत्रिम प्रजनन मतलब कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से इनकी संख्या बढ़ानी है। चित्र में आप देख सकते हैं भारी भरकम हमारे गोडाउन का चित्र है, जो हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है। बात करें इसकी विशेषता की, तो राजस्थान पूरे देश का पहला और एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य पक्षी को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की तर्ज पे अलग से एक प्रोजेक्ट गोडाउन चलाया है। और किसी भी राज्य ने अपने राज्य पक्षी को बचाने का इतना बड़ा प्रयास नहीं किया जितना हमारे राजस्थान ने किया है। बात करें पारिस्थितिकी महत्व की मतलब इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें इसकी, तो संकेतक प्रजाति है मतलब इंडिकेटर स्पीसीज है कि गोडाउन को घास भूमि और मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का बैरोमीटर या संकेतक प्रजाति माना जाता है। क्या? संकेतक प्रजाति माना जाता है या फिर बैरोमीटर माना जाता है। किसका? हमारे गोडाउन को। किसका? हमारे घास भूमि और मरुस्थलीय जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र है, इसका हमारा संकेतक प्रजाति या बैरोमीटर माना जाता है। बात करें इसका मतलब क्या है कि यदि किसी क्षेत्र में गोडाउन की संख्या घट रही है, क्या? यदि किसी भी क्षेत्र में गोडाउन की संख्या घट रही है, तो इसका सीधा सीधा वैज्ञानिक अर्थ ये है कि वहां का जो हमारा प्राकृतिक घास के मैदान है, जैसे हमारा सेवन घास पूरी तरह से नष्ट हो रही है। इसका मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम खतरे में है। बात करें गोडाउन से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में, बात करें इसकी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस हमारे नाइग्रिसेप्स। आपसे याद रखें आर्डोटिस आर्डियोटिस हमारे नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य पक्षी पक्षी के दर्जे की बात करें, तो राजस्थान सरकार ने इसको 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया था। स्थानीय नाम की बात करें, हुकना, सोन चिड़िया, शर्मीली पक्षी, गुदनमेर,
मालधोक, महाराष्ट्र में इसका नाम है। तो इस तरह देख सकते हैं गोडाउन के क्या-क्या नाम है। बात करें इसकी स्थिति की, मतलब संरक्षण स्थिति की बात करें आईयूसीएन के अनुसार, तो इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। कहाँ पे गंभीर रूप से संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में इसे रखा गया है। वैज्ञानिक सुरक्षा की बात करें तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत बाघ के समान पूरी तरह से सुरक्षा दी गई। जैसे हमारे बाघों को सुरक्षा दी जाती है, उसी प्रकार हमारे गोडाउन को भी सुरक्षा दी जाती है। बात करें इससे संबंधित रोचक तथ्यों की, तो 1960 के दशक में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे हमारे कौन? डॉक्टर सलीम अली। कौन थे हमारे? डॉक्टर सलीम अली। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय पक्षी के लिए गोडाउन के नाम की जोरदार वकालत की थी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी गोडाउन को बनाया जाना चाहिए मोर की बजाय। लेकिन इनके नाम की गलत उच्चारण की आशंका, क्यों? क्योंकि इनका नाम के अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है, तो गलत उच्चारण की आशंका की वजह से मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी चुना गया। क्योंकि मोर को सभी जगह मोर ही कहा जाता है, लेकिन गोडाउन को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसीलिए। जबकि हमारे क्या जो डॉक्टर सलीम अली थी प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, तो 1960 के दशक में उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी कि गोडाउन को राष्ट्रीय पक्षी बनाया जाए। बात करें इनके प्राकृतिक आवास और प्रमुख प्रजनन केंद्र की, तो भारत में गोडाउन की लगभग 90% से ज्यादा आबादी हमारी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में बची हुई है। जो हमारे डेजर्ट नेशनल पार्क है, कौन सा? डेजर्ट नेशनल पार्क है, तो वहां पे पाई जाती है। और इनकी कुल वैश्विक संख्या अब हमारे 150 से भी कम रह गई। कितने? 150 से भी कम ये रह गए। इनको बचाने के लिए राजस्थान में 2 मुख्य संरक्षण और कृत्रिम प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। जो हमारे कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, कितने? 2। कौन-कौन सा? पहला हमारा जैसलमेर का कौन सा? रामदेवरा, जो हमारे कहाँ है? सम पोखरण क्षेत्र में है जैसलमेर के। तो ये मुख्य क्या है? हेचरी सेंटर है। ये मुख्य हेचरी सेंटर जहाँ हमारे भारतीय वन्यजीव संस्थान मतलब WII मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून का है, और राजस्थान वन विभाग मिलके, मतलब 2 संस्थान कौन कौन से? भारतीय वन्यजीव संस्थान और राजस्थान वन विभाग, दोनों के दोनों मिलके गोडाउन के अंडों को कृत्रिम रूप से सेने का काम कर रहे हैं, मतलब हैचिंग का काम करते हैं। कैसे? कृत्रिम रूप से। जो गोडाउन के अंडे हैं उनको कृत्रिम रूप से हैचने का काम करते हैं। दूसरा सेंटर आता है हमारा कौन सा? सोरसन 12। तो ये हाड़ौती के घास का मैदान है। कहाँ का? हाड़ौती का घास का मैदान है, जिसे हमारे गोडाउन के एक सुरक्षित वैकल्पिक घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। किस तरह से हमारे सुरक्षित घर के रूप में विकसित किया जा रहा है? किसके? गोडाउन के। और यहाँ भी क्या है? एक ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है। बात करें गोडाउन खत्म क्यों रहे, 150 से कम क्यों रह गए, तो गोडाउन के पतन के क्या क्या कारण, थ्रेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा थ्रेट्स आता है विद्युत लाइनें। तो गोडाउन का क्या है? वजन बहुत ज्यादा भारी होता है, मतलब इनका वजन 15 से 18 किलो तक होता है, जिसकी वजह से इनकी फ्रंटल विजन मतलब सामने देखने की क्षमता कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनका वजन ज्यादा है, इसी वजह से सामने देखने की क्षमता कमजोर हो जाती है। और ये जब उड़ते हैं तो उड़ते समय पवन चक्कियों और जो हाई टेंशन बिजली के तार है उनसे टकरा जाते हैं और उनसे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो शिकार कुत्तों की बात करें तो अंडों को आवारा कुत्तों और जंगली जानवरों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इनके द्वारा जंगली जानवर और आवारा कुत्तों के द्वारा हमारे क्या? अंडों को नष्ट कर दिया जाता है। फिर आवास के विनाश की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर के आने और हमारे कृषि कार्य के विस्तार की वजह से, किसकी वजह से? इंदिरा गांधी नहर के आने की वजह से और कृषि क्षेत्र में विस्तार की वजह से जैसलमेर में इनके प्राकृतिक आवास मतलब सेवन घास के मैदान तेजी से नष्ट हो रहे हैं। इसी वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। बात करें बचाव के उपाय की, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और वन विभाग के निर्देश पे, इसके निर्देश पे सुप्रीम कोर्ट और वन विभाग के निर्देश पे तारों के टकराव से रोकने के लिए बिजली के तारों पर फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर, क्या? फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर ये लगाए जा रहे हैं, जो चमकते रहते हैं और पक्षियों को दूर से तार दिख जाता है। ये रात की बात होती है, रात को जब ये उड़ते हैं तो ये देख देख नहीं पाते, लेकिन हमारे ये सुप्रीम कोर्ट ने और वन विभाग ने साफ साफ डायरेक्शन दिया है कि फायर फ्लाइट बर्ड डाइवर्टर वहां लगाए जाएंगे, जिससे वो चमकते हुए दिखाई देंगे, जो दूर से ही पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे खतरा है। अगला प्रोजेक्ट आता है हमारा कौन सा? कस्तूरी मृग परियोजना। कौन सी? कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग की बात करें तो इसकी शारीरिक संरचना कैसी है? तो ये हमारा एक छोटा और शर्मिला हिरण है। कस्तूरी मृग कैसा है? हमारा एक छोटा शर्मिला हिरण है जिसके सींग नहीं होते हैं। और इसकी बजाय क्या है? नर कस्तूरी मृग में ऊपर की जबड़े के बाहर की ओर निकले हुए 2 लंबे दांत होते हैं। आपसे याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है? इसमें सींग तो नहीं होते, लेकिन इसमें दांत लंबे लंबे दांत होते हैं, कैनाइन्स होते हैं। उनकी बात करें तो नर कस्तूरी मृग में ऊपर के जबड़े में बाहर की ओर निकले हुए 2 लंबे दांत मतलब कैनाइन्स होते हैं, जिन्हें अक्सर क्या कहते हैं? वैम्पायर टीथ कहते हैं। जैसे हमारा वैम्पायर होता है जो हॉलीवुड की मूवीज के अंदर आता है, उनमें जैसे दांत निकले होते हैं, उसी प्रकार हमारे जो कस्तूरी मृग है उनके दांत निकले होते हैं। बात करें कस्तूरी मृग को किस लिए जाना जाता है? कस्तूरी ग्रंथि के लिए। चित्र में आप कस्तूरी मृग देख सकते हो। तो ये अत्यधिक सुगंधित पदार्थ जो कस्तूरी केवल वयस्क नर जो कस्तूरी मृग है उसी में पाया जाता है, आप इसे याद रखेंगे।
और जो कहाँ होता है, उनके नाभि के पास एक ग्रंथि है, उससे उत्पन्न होता है कौन सा, कस्तूरी, जिसका उपयोग वह प्रजनन काल के दौरान केवल मादाओं को आकर्षित करने और अपने क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए करता है। किस लिए करता है, वो हमारे मादाओं को आकर्षित करने के लिए, साथ ही साथ क्या, अपना क्षेत्र निर्धारित करने के लिए कस्तूरी का प्रयोग करता है। बात करें इनके उपनाम की, इनका उपनाम क्या है, तो कस्तूरी मृग हमारे उत्तराखंड का राजकीय पशु है। आपसे याद रखें कहाँ का, उत्तराखंड का राजकीय पशु है, जहां हमारे इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। बात करें कस्तूरी मृग परियोजना के बारे में, तो हमारे परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो कस्तूरी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक कीमत होने के कारण, क्या, कस्तूरी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक कीमत होने के कारण बड़े पैमाने पर इनका शिकार किया जाने लग गया है। और इन्हें क्या है, विलुप्त होने से बचाने के लिए, इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए 1974 में परियोजना शुरू की गई थी। कौन सी, कस्तूरी मृग परियोजना, कब, 1974 में, जिसका उद्देश्य क्या था, तो शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना और कस्तूरी मृग के हिमालय आवास को सुरक्षित करना, साथ ही साथ कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से इनकी संख्या को बढ़ाना। किसके माध्यम से, कैप्टिव ब्रीडिंग या कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से इनकी संख्या को बढ़ाना। अब बात करें इनकी आईयूसीएन भूमिका की, तो हमारी ये परियोजना आईयूसीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, इन दोनों के सहयोग से की जा रही है। किनके सहयोग से, हमारा आईयूसीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ दोनों मिलकर हमारे क्या, कस्तूरी मृग परियोजना को चला रहे हैं। बात करेंगे भौगोलिक वितरण और प्रमुख संरक्षण केंद्र की, किसकी, भौगोलिक वितरण और प्रमुख संरक्षण केंद्र की बात करें, तो कस्तूरी मृग मुख्य रूप से 2500 मीटर की अधिक ऊंचाई वाले अल्पाइन और उप अल्पाइन क्षेत्र है, जिसमें हमारा बुरांश है और भोजपत्र के जंगल है, वहां पे ये पाए जाते हैं। आप इसे पाए जानेंगे कहाँ पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अल्पाइन और उप अल्पाइन वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पाए जाते हैं, जैसे हमारे क्या, बुरांश और भोजपत्र के जंगल। इनके विस्तार की बात करें, तो इनका विस्तार हिमाचल प्रदेश की जो हमारी चंबा घाटी है, वहां से लेकर उत्तराखंड और सिक्किम तक है। आप याद रखें इनका विस्तार कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर उत्तराखंड और सिक्किम तक इनका विस्तार है। बात करें कौन कौन से इनके अभ्यारण्य और संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, तो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, जो कहाँ है, उत्तराखंड में। तो भारत में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत यहीं से हुई थी और कस्तूरी मृग का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध संरक्षित केंद्र कौन सा, हमारे केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। बात करें शिकारी देवी अभ्यारण्य की, तो यह कहाँ, हमारे हिमाचल प्रदेश में। कौन सा, शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है, हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो ये अभ्यारण्य हमारे मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पे, मंडी जिले में स्थित है और कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, शिकारी देवी अभ्यारण्य हमारे क्या है, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। फिर महरूड़ी, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की बात करें, किसकी, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की बात करें, जो कहाँ, उत्तराखंड में। तो 1977 में इसको स्थापित किया गया था और ये हमारे विशेष रूप से कस्तूरी मृगों पर, ये हमारे क्या, विशेष रूप से कस्तूरी मृगों पर अनुसंधान मतलब रिसर्च के लिए बनाया गया था। कौन सा, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। बात करें अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की, किसकी, अस्कोट हमारे कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की बात करें, ये कहाँ, हमारे उत्तराखंड में। तो पिथौरागढ़ के पास में, कहाँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास में स्थित है ये जो हमारे अभ्यारण्य है। तो इसे हमारे 1986 में विशेष रूप से कस्तूरी मृगों को बचाने के लिए घोषित किया गया था। तो इस तरह हमने अभ्यारण्य देख लिए, कौन कौन से अभ्यारण्य जो हमारे कस्तूरी मृग के संरक्षण से संबंधित है। तो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा हमारा शिकारी देवी अभ्यारण्य, तीसरा महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र और चौथा हमारा कौन सा, अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य। बात करें कस्तूरी मृग का शिकार क्यों किया जाता है और उसकी उसकी वैधानिक स्थिति की बात करें, तो पहला कारण आता है कस्तूरी का उपयोग। तो कस्तूरी पूरी दुनिया के सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है, जो एनिमल प्रोडक्ट है, दुनिया के सबसे महंगे उनमें से एक है। इसका उपयोग हमारे इत्र मतलब परफ्यूम उद्योग में फिक्सेटिव मतलब सुगंध को लंबे समय तक रोके रखने वाले तत्व के रूप में, इसके रूप में हमारे फिक्सेटिव मतलब जो सुगंध को लंबे समय तक रोक के रखता है, और पारंपरिक चीनी और या फिर आयुर्वेदिक जो औषधि है, जिसमें हमारे दमा मिर्गी इनके इलाज में किया जाता है, किसका उपयोग, कस्तूरी का उपयोग। तो शिकार की क्रूरता की बात करें, तो कस्तूरी केवल नर में होती है, लेकिन शिकारी के द्वारा बिछाए गए जालों में नर और मादा और बच्चे सब फंस के मर जाते हैं। आपसे याद रखें, वैसे तो कस्तूरी केवल नर से ही प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इनके चक्कर में क्या, मादा और बच्चे ये भी खत्म हो जाते हैं। आयुसीएन स्थिति की बात करें, तो लगातार घटती आबादी की वजह से इसे आयुसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त मतलब एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। किसमें, हमारे आयुसीएन की रेड लिस्ट में से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। भारतीय कानून की बात करें, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची वन के अनुसार, क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची वन के अनुसार इसे पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। यानी इसका शिकार करने पर बाघ की शिकार जितनी कठोर सजा मिलती है मतलब इसका शिकार करे तो बाघ का शिकार करने पे जो सजा मिलती है, तो कस्तूरी मृग का शिकार करने पे भी वही सजा मिलेगी।
अगली परियोजना आती है हमारी कौन सी, हंगुल या कश्मीरी हेड स्टैग। कौन सा, हंगुल या फिर कश्मीरी जो स्टैग है उसकी परियोजना की बात करें। तो पहले प्रजाति के बारे में देखें तो हंगुल असल में क्या होता है, लाल हिरण की एक प्रजाति होती है, किसी लाल हिरण की एक प्रजाति जिसे हमारे कश्मीरी स्टैग कहा जाता है। पहचाने कैसे हैं, तो इसके नर के सींग बहुत ही शानदार होते हैं। क्या इसके नर के सींग कैसे होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं, जिनमें हमारे 11 से 16 तक शाखाएं निकली होती है। जो कंगुल की बात करें, इसमें हमारे 11 से 16 तक शाखाएं निकली होती है, किसमें, नर के सींगों में। बात करें राजकीय पशु की, तो यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसका राजकीय पशु है। चित्र में आप कंगुल को देख सकते हैं। बात करें हंगुल परियोजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे 1970 में हुई थी। कब, 1970 में हमारे हंगुल परियोजना की शुरुआत हुई थी। बात करें लॉन्च करने की, तो 20वीं सदी की शुरुआत में इसकी इनकी संख्या हजारों में थी। तो 20वीं सदी की शुरुआत हुई थी तब इनकी संख्या हजारों में थी, लेकिन 1970 तक शिकार की वजह से इनकी संख्या मात्र घट के 150 ही रह गई थी। और इन्हें बचाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने सन 1970 में ये परियोजना शुरू की गई थी। सहयोग की बात करते हैं, इस परियोजना में किसने सहयोग किया है, तो कस्तूरी मृग परियोजना की तरह ही ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी हमारे IUCN और WWF इन दोनों के तकनीकी और आर्थिक सहयोग से शुरू किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे, ये प्रोजेक्ट किसने शुरू किया, दो संस्थाओं ने मिलकर। IUCN मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये दोनों मिलकर हमारे क्या तकनीकी और आर्थिक सहयोग दे रहे हैं कस्तूरी मृग वो कस्तूरी मृग परियोजना की तरह। जो हंगुल है उसकी प्रयोजना वो उसके संरक्षण के लिए। बात करें इनके संरक्षण की, तो हंगुल के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करना और इनका कृत्रिम प्रजनन करवा के इनकी आबादी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। बात करें इनके मुख्य प्राकृतिक आवास की, तो इनका मुख्य प्राकृतिक आवास या हैबिटेट की बात करें, तो हंगुल अब केवल कश्मीरी घाटी के एक बहुत ही छोटे और सीमित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कहाँ, कश्मीर घाटी के एक बहुत छोटे और सीमित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे दच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारे कहाँ, श्रीनगर में स्थित है। और हंगुल का सबसे प्रमुख और एकमात्र सुरक्षित घर कौन सा, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया भर में दच्चीग्राम को मुख्य रूप से हंगुल के लिए ही जाना जाता है। किसके लिए, हंगुल के लिए जाना जाता है हमारा दच्चीग्राम, हमारे राष्ट्रीय उद्यान। खास बात देखिए तो दच्चीग्राम का मतलब क्या होता है, 10 गांव। दच्चीग्राम का शब्द क्या अर्थ क्या होता है, 10 गांव। और इस उद्यान को बचाने के लिए 10 गांवों को विस्थापित किया गया था। क्यों, क्योंकि हमारे 10 गांवों को हटाया गया था इस जो राष्ट्रीय उद्यान को बसाने के लिए। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो दच्चीग्राम के अलावा यह त्राल के शिकारगाह क्षेत्र और ओवेरा अरू वन्यजीव अभयारण्य के कुछ क्षेत्रों में बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे त्राल के शिकारगाह क्षेत्र और ओवेरा अरू वन्यजीव अभयारण्य में। बात करें हमारे हंगुल का पतन क्यों हो रहा है, बात करें इसकी, इसकी IUCN स्थिति क्या है, लगातार घटती आबादी के कारण इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में इसे रखा गया है, जो इसे कस्तूरी मृग से भी अधिक खतरे वाली स्थिति में बताता है। बात करें इसको खतरा क्यों है, खतरे के कारणों की बात करें, तो कारणों में आता हमारा कौन सा, अत्यधिक चराई। तो गुज्जर और बकरवाल जो खानाबदोश चरवाहे, इनके पालतू पशुओं के द्वारा गर्मियों में दच्चीग्राम के ऊपरी घास के मैदानों में अत्यधिक चराई की जाती है, जिससे हंगुल के लिए क्या, भोजन की कमी रह जाती है, तो इसीलिए उनकी मृत्यु की संख्या कम हो रही है। फिर आवास विखंडन की बात करें तो सड़कों और बाड़ों के निर्माण की वजह से, क्या सड़कों और बाड़ों के निर्माण के कारण इनका जो प्राकृतिक रास्ता था ये टूट गया है। संरक्षण केंद्र की बात करें तो हंगुल को बचाने के त्राल जो शिकारगाह में एक विशेष हंगुल संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। तो हंगुल कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई कहाँ पे, हमारे त्राल शिकारगाह में। अगली परियोजना आती है हमारी कौन सी, ऑलिव रिडले कछुए। इसकी ऑलिव रिडले का जो कछुआ है, ऑलिव रिडले टर्टल, इसकी जो संरक्षण की जो परियोजना है उसकी बात करें प्रजाति की पहले, तो ऑलिव रिडले दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले कछुए। एक तो संख्या में भी ज्यादा पाए जाते हैं और आकार में भी छोटे होते हैं। बात करें इनके नामकरण की, तो इनके खोल का रंग जैतून हरा जैसा होता है, ऑलिव ग्रीन की तरह होता है, जिस वजह से इनका नाम ये क्या, ऑलिव रिडले कछुआ पड़ा है। बात करें खाद्य क्या है, तो मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और ये हमारे जेलीफिश, झींगा, केकड़े इन सबको खाते हैं। हालांकि कभी कभी समुद्री शैवाल को भी ये खा लेते हैं। बात करें प्रवास और माइग्रेशन की, तो हमारे प्रशांत और अटलांटिक और हिंद महासागर के, ये प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर गर्म और उष्णकटिबंधीय पानी में पाए जाते हैं। कहाँ का, गर्म और उष्णकटिबंधीय पानी में पाए जाते हैं। कहाँ के, प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर के। और ये हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके प्रजनन के लिए भारत के पूर्वी तट पे आते हैं। कहाँ आते हैं, भारत के पूर्वी तट पे आते हैं प्रजनन के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके। बात करें अरीबाड़ा की, अरीबाड़ा मतलब सामूहिक घोंसला बनाने की अद्भुत घटना।
अरीबाड़ा का क्या है? एक स्पेनिश शब्द है। अरीबाड़ा क्या है? एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है समुद्र द्वारा आगमन। अराइवल बाय सी की बात करें तो ये कैसे होता है? जब लाखों की संख्या में मादा कछुए एक साथ, जब क्या लाखों की संख्या में मादा कछुए एक साथ एक ही समय पर समुद्र तट पे आती है। तो एक ही समय पर कहाँ आती है? समुद्र तट पे आती है और रेत खोदकर अपने अंडे देती है। तो इस सामूहिक घटना को अरीबाड़ा कहते हैं, जो हमारे क्या स्पेनिश शब्द है। और दुनिया में केवल ऑलिव रिडले और कैंपस रिडले ये कछुए ऐसा करते हैं। कौन से? हमारे ऑलिव रिडले और कैंपस रिडले जो कछुए हैं यही ऐसा करते हैं। बात करें गहीरमठ और भीतरकनिका की, किसकी? गहीरमठ और भीतरकनिका की बात करें तो गहीरमठ समुद्री अभयारण्य तो मरीन सेंचुरी ये उड़ीसा में स्थित बीच दुनिया में ऑलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है। आपसे याद रखें कौन सा? गहीरमठ समुद्री अभयारण्य क्या हमारे दुनिया का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुओं का प्रजनन केंद्र है। आप इसे याद रखें। फिर नदियों के संगम की बात करें, जैसा हमने पहले ही बात कर ली, ये हमारे ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के मुहाने जहाँ पे हमारे बंगाल खाड़ी में जाके मिलती है वहां पे स्थित हमारा कौन सा? गहीरमठ हमारे समुद्री अभयारण्य। अन्य स्थलों की बात करें तो उड़ीसा के गहीरमठ के अलावा क्या? उड़ीसा के गहीरमठ के अलावा ऋषिकुल्या नदी का मुहाना है और देवी नदी का मुहाना है। ये भी हमारे प्रजनन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करें भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अपने मैंग्रोव वनों और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए भी जाना जाता है। वैसे हमारे यहाँ ऑलिव रिडले कछुए भी पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोव वनस्पति और साथ ही साथ खारे पानी के जो मगरमच्छ है वो भी पाए जाते हैं। बात करें संरक्षण की आवश्यकता क्या है और उनको खतरा क्या है? पहले सबसे पहले खतरे की बात करें तो इनका मांस, खाल और अंडों का अवैध शिकार किया जाता है। क्या? इनके मांस, खाल और अंडों का सब अवैध शिकार किया जाता है। और कुछ देशों में इनके सूप और दवाइयाँ भी की भी मांग होती है। क्या? ऑलिव रिडले कछुओं के सूप और दवाइयों की मांग रहती है। सबसे बड़ा खतरा तो मछली पकड़ने वाले जो ट्रोलर्स होते हैं वो है सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि मछलियों के जाल में फंस के हर साल हजारों कछुए दम घुटने से मर जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बैकैच कहते हैं। तो हमारे दम घुटने की वजह से हमारे कछुए मर जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? बैकैच कहते हैं। फिर टीईडी की बात करें, टर्टल एक्सक्यूलेटर डिवाइस, या टर्टल एक्सक्यूलेटर डिवाइस की बात करें तो सरकार ने अब ट्रोलर जालों में टीईडी लगाना अनिवार्य कर दिया है। और इस जाले में बना एक विशेष रूप से बड़ा छेद होता है। जाले में बना हुआ एक विशेष छेद होता है जिससे अगर कछुआ जाल में फंस भी जाए तो वह इस छेद से बाहर निकल सकता है, टीईडी के माध्यम से जाल से बाहर निकल सकता है। फिर वैधानिक सुरक्षा की बात करें हमारे किसकी? लीगल स्टेटस की, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में पूरी तरह से हमारे इनको सुरक्षित किया गया है। आईयूसीएन रेड लिस्ट की बात करें तो रेड लिस्ट ने सुभेद्य मतलब वनरेबल श्रेणी में रखा गया है। साइट्स की बात करें तो साइट्स की परिशिष्ट वन बात करें इसकी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनका पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बात करें ऑपरेशन ओलिविया की, एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कौन सा? ऑपरेशन ओलिविया। तो भारतीय तटरक्षक बल जो इंडियन कोस्ट गार्ड है आईसीजी, हर साल नवंबर से मई के प्रजनन महीनों के दौरान ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाता है। हर साल नवंबर से मई के जो प्रजनन के महीने होते हैं इनके, तो उसी दौरान हमारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है, जिसके तहत हमारे गहीरमठ और अन्य तटों पर मछली पकड़ने वाले जो अवैध जहाज है, उनको रोका जाता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं, उनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।